हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब 19th हिलोन। जो आज की क्लास में हम देखो, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा चैप्टर हम 8वां चैप्टर स्टार्ट किए, यानी कि कोर्स का जीवन की इकाई में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है कि बेसिक चीज़ें क्या है और इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना क्या है। आज से हमारी जो स्टार्ट होगी वो टॉपिक हर टॉपिक वाइज हम लोग क्लास करते जाएंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोष का और यूकैरियोटिक कोष का क्या होते हैं, और प्रोकैरियोटिक कोष का और यूकैरियोटिक का में अंतर क्या। ठीक है। तो आज की क्लास में, क्योंकि इससे रिलेटेड बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, आज की क्लास क्या है, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोष का एवं यूकैरियोटिक। देखो, प्रो का मतलब क्या हो गया, पुराना। कैरियोटिक का क्या है, कैरियोटिक कैरियोटिक। ठीक है। थोड़ा सा चीज हम लोग कैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ठीक, थोड़ा सा हम बेसिक चीजें पढ़ते हुए चलेंगे, है ना। पिछली क्लास में हमने बात की थी कोश का सिद्धांत। कोश का सिद्धांत में सिर्फ हमने क्या देखा था कि जो दो वैज्ञानिक थे उन्होंने, अब इसमें आपको डिटेल में क्या पढ़ना है। देखो, सेल थियरी में आपको क्या देखना है। देखो, उसका विज्ञान में अभिरुचि पैदा होने के पश्चात, है ना, जो हमारी कोशिका विज्ञान है, जब कोशिका की खोज हो गई, है ना, तो इसमें अभिरुचि यानी कि एक जो जागरूकता होती है ना, जो इच्छा बढ़ जाना कि नए नए खोजों को करना, इसका विज्ञान में अभिरुचि पैदा होने के पश्चात जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक मैथियास जेकब स्लाइडन ने 1938 में विभिन्न पादपों एवं उत्तकों का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकाला कि उत्तकों का निर्माण कोशिकाओं से होता है, और इसके क्रम में एक प्राणी शास्त्री थियाडर स्वान नामक वैज्ञानिक ने, जिन्होंने सन कितने में 1839, यानी एक साल का भी गैप, एक साल के अंदर सेल्स की खोज होगी, इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो जब प्राणी वनस्पति वैज्ञानिक हैं, यानी कौन, मैथियास जेकब है, उनको रहा नहीं गया। अब उन्होंने क्या किया, उसपे खोज किया। खोज करने पे उन्होंने क्या बोला, जो उत्तक बनते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, या उत्पादों में का निर्माण है, यानी कि जो सेल्स है तो सेल्स में है, जब ये बहुत सारी सेल्स आपस में समूह में होगी तो उत्तक का निर्माण। अब जो एक जीव वैज्ञानिक थे उनको भी नहीं रहा गया। उन्हें क्या किया, 1839 में, कौन थे, थियाडर स्वान नामक वैज्ञानिक ने 1839 में तक का आंतरिक संगठन लगभग समानता प्रदर्शित करता है। दोनों वैज्ञानिक ने सामूहिक निष्कर्ष पर पहुंचकर बताया कि पादपों तथा जंतुओं के शरीर कोशिकाओं एवं उत्पादों से बने। जब दोनों ने अपने अपने खोज किए तो खोज करने पे यह निष्कर्ष निकला कि जो पादप है और जो जंतु है, इनका जो शरीर है कोशिका से और उत्पादों है ना, जो इनके उत्पाद है से बनते हैं। और इसे इन्होंने क्या किया, कोश का सिद्धांत यानी सेल थ्योरी नाम दिया। किंतु इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता। ये तो इन्होंने बता दिया कि जो बहुत सारी सेल्स उत्तक का निर्माण करी, लेकिन इनका ये जो सेल थ्योरी दिया गया, कोश का सिद्धांत दिया गया, तो इन्होंने ये बताने में असफल हो गए कि जो नई कोशिका आई है वो आई कहाँ से। ठीक है, जो नई कोशिका का निर्माण हुआ है वो नई कोशिका कहाँ से आई है। पहली बार कोल्प बिरचो, है ना, रुडोल्फ बिरचो का, ये भी एक वैज्ञानिक है, उन्हें सन 1885 में स्पष्ट किया, यानी कि सन 1885 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व स्थिति कोशिकाओं के विभाजन से होती है। अब इन्होंने क्या बोला, जो हम अब विभाजन की, जो हम समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन पढ़ते हैं, जब वो लोग असफल हो गए तो रुडोल्फ विर्चो थे, उन्होंने भी खोज की, और खोज पे ये निष्कर्ष निकाला कि जो नई कोशिका आ रही है वो अपनी जो पुरानी कोशिका है विभाजन कर रही है, और पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिका का निर्माण। ठीक है। उपरोक्त कथन को ओमनिस सेलुला, ठीक है, सेलुला और इसेलुला कहा। ठीक। इन्होंने स्लाइडिन व स्वान के सिद्धांत को रूपांतरित कर
नया कोष का सिद्धांत अथवा आधुनिक कोष का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो निम्न प्रकार से वर्णित। अभी क्या हुआ, वो क्या था, जो सेल थ्योरी थी इसमें एक नई ला दिया, जिसको हमने क्या बोला, मॉडर्न सेल थ्योरी। कि किसको किस नाम से दे दिया गया, मॉडर्न सेल थ्योरी, यानी कि आधुनिक का सिद्धांत। तो आपसे पूछा जाता है आधुनिक कोष का सिद्धांत क्या था, आप बताओगे डोल्फ ब्रिज। उसका सिद्धांत कौन दिया था, तो स्वान और स्लाइडेन। ठीक, स्वान स्लाइडेन लिख सकते हो या पूरा उनका नाम भी लिख। ठीक है, अब इनके जो सिद्धांत था वो निम्न में इन्होंने क्या बोला कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है, अतः कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं आकार की या क्रियात्मक, हाँ, आकार की इकाई होती है। इन्होंने क्या बोला कि प्रत्येक जीव का शरीर ये अनेक सेल्स से मिलकर बना है, यानी कि एक कोशिका से नहीं मिला है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, बना है। और इसमें ये जीव की ये जो सेल्स है ये जीव की संरचनात्मक और आकार की यानी कि क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, सभी जीव कोशिका तथा कोशिका उत्पाद से बने हुए। अब जो सभी जीव हैं ये कोशिका से और कोशिका के उत्पाद से बनी होती। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थिति यानी प्री एग्जिटिंग कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न। अब जो नई नई कोशिकाएं बन रही हैं ये पहले की जो पूर्ववर्ती कोशिकाएं हैं इनमें विभाजन हो रहा है और विभाजन से नई कोशिका का क्या। ठीक, इसके बाद उन्होंने क्या बोला, सभी कोशिकाओं का रासायनिक संगठन एवं उपापचक्रिया एक समान हो। अब ये जो सभी कोशिकाएं हैं इनका जो रासायनिक संगठन है और रासायनिक संगठन के साथ साथ ये जो उपापचयी क्रियाएं हैं ये क्या होती है, एक समान होती है। अतः कोशिका सजीवों की क्रियात्मक, अतः जो सेल्स होती है ये सजीव की क्या है, क्रियात्मक ठीक है, क्या है, एक क्रियात्मक इकाई। ओके, क्योंकि सेल्स के शरीर का निर्माण भी सेल से हुआ है और अंदर जो एक एक हमारा तंत्र कार्य कर रहा है उसका निर्माण सेल से हुआ है। इसीलिए हम कोशिका को बोलते हैं कोशिका हमारे जीवन रचनात्मक इकाई। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक के अंतर क्या होते हैं, है ना। हम किसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं और किसे हम यूकैरियोटिक। आप अपने नोट्स में क्या बनाओगे, एक साइड लिखोगे लक्षण, है ना, फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक। अगर हम लक्षण यानी कि अमाप की बात करें, अगर हम कोशिका के माप की यानी कि हम साइज की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की साइज कितनी है और यूकैरियोटिक कोशिका की साइज कितनी। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये सामान्यतः छोटा होती है, कितना, 0.1 से 5.0 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये सामान्यतः 5 माइक्रोन से बड़ा। ठीक, यानी कि ये साइज में छोटी और इसकी अपेक्षा ये क्या होती है, बड़ी। कोशिका भित्ति को हम सेल वॉल कहते हैं। जब अगर हम इसकी सेल वॉल की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे सेल वॉल अमीनो शर्कराओं एवं म्यूर, म्यू, म्यूरेमिक, ठीक है, म्यूरेमिक अम्ल अर्थात पेप्टिडाइग्लाइकन से बनी माइकोप्लाज्मा में अनुपस्थित। वनस्पति कोशिकाओं में सेलुलोज से बनी और जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित, यानी कि वनस्पति कोशिकाओं में ये जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है और ये बनी होती है सेलुलोज। लेकिन जब हम जंतु कोशिका देखेंगे तो इनमें सेलुलोज क्या होगी। ठीक है, कोशिका कला उपस्थित। ठीक है, ये जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या उपस्थित है, समानतः स्टिराल रहित और कुछ में श्वसन संबंधी तथा कुछ में नहीं होती। और ये उपस्थित होती है, स्टिराल्स होती है। ठीक है, स्टिराल उपस्थित होगा और श्वसन एवं, ठीक है, श्वसन एवं क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण किण्वन रहित होगा और इनमें प्रकाश संश्लेषण जो होता है किण्वन उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण उपस्थित है और यूकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण जो है वो अब्सेंट है। संपुट की बात करते हैं तो जीवाणुओं में उपस्थित होता है। ये जो संपुट होगा वो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या आते हैं, जीवाणुओं में उपस्थित और इनमें अनुपस्थित।
केंद्रक की बात करोगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली रहित न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियाइड होता है, और वो केंद्रक झिल्ली रहित होता है वो न्यूक्लियाइड कहलाएगा, और केंद्रिका अनुपस्थित हो। लेकिन इनमें केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रिका उपस्थित, इसमें केंद्रक झिल्ली युक्त भी होगा और न्यूक्लियोलस भी सूत्र में कोशिका कला से संलग्न अधिकतर एक से वलय से रचित डीएनए हिस्टोन उपस्थित, ठीक है, और एक से अधिक डीएनए व हिस्टोन। रिक्तिकाएं की बात करोगे, प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होंगी और इनमें क्या होंगी, उपस्थित होंगी, ठीक। माइट्रोकांडिया, तो माइट्रोकांडिया प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित लेकिन यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती। गाल्जी काय अनुपस्थित और इसमें उपस्थित होती है। अंतःप्रदेश जालिका अनुपस्थित लेकिन उपस्थित, है ना। लाइसोसोम अनुपस्थित लेकिन उपस्थित। देखिए राइबोसोम की जब बात करोगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं और 70 प्रकार की कोशिका द्रव्य में विस्तारित विस्तारित रहते, ठीक है, और ये उपस्थित 70 प्रकार की झिल्लियों से संबंध होता है, और इसमें एटीएस भी होता है, ठीक। तारक काय अनुपस्थित लेकिन इसमें प्रेजेंट होता है। प्रकाश संश्लेषण उपकरण की बात करोगे, झिल्लियों के रूप में क्लोरोफिल ए तथा बी युक्त नीली हरी शैवाल में फाइकोसाइनिन उपस्थित होता है। ये झिल्लियों के रूप में जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल जो बी होता है, वो जो हमारी नीली हरी शैवाल जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, जो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया होती है, इनमें फाइकोसाइनिन उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। में वनस्पति कोशिकाओं व युगलिना में हरित लवक के रूप में उपस्थित होता है, जिसमें क्लोरोफिल ए और बी और ग्रेना, ठीक है, जो ग्रेना होते हैं वो भी क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होगा, जीवाणु में जीवाणु क्लोरोफिल उपस्थित, ठीक, जो जीवाणु होगा उसमें उपस्थित, और इसमें सभी में यानी भाग पत्तों की जो लीफ होती है, क्या होती है उसमें, ठीक। मिजोसोम की बात करोगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिजोसोम अब्सेंट है, इनमें सॉरी प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट है और इनमें अनुपस्थित, क्योंकि जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका है उनमें जो श्वसन की क्रिया होगी वो के द्वारा करेंगे, मिजोसोम के द्वारा करते, ठीक। अब कसाब या पच्छमाब की बात करते हैं, कुछ में उपस्थित होता है और कुछ में फ्लैजलिन में रचित यानी कि 9+2 तंतु की संरचनाएं अनुपस्थित हो, तो किसी किसी में होगा भी, किसी ये कुछ में उपस्थित होगा, और प्रोटीन एवं लिपिड के तंतुओं की संरचना युक्त हो, ठीक। उसका द्रव्य गति अनुपस्थित, इस उपस्थित। विभाजन जो होगा सरल विखंडन होगा, इसमें समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, और डीएनए क्षारक जो होगा इसमें 28 से 731 होगा, और इसमें लगभग कितना होगा, 40 होगा। उपापचयी क्रियाओं की बात करोगे तो अनेक प्रकार के मुख्यतः अवायु क्रियाओं द्वारा ये सारी चीजें इसमें होती, ये होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर होता है। समझ में आ गया। तो आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होते हैं, तो आपको इतना ज्यादा नहीं लिखना है, लगभग 5 से 6 अंतर या 7 अंतर लिखने, इससे ज्यादा आपको नहीं, ठीक। ये आपको क्यों है कि आपको इतना नॉलेज हो सके क्या क्या होता है। अब हम सेल्स की आकृति एवं माप की बात करें, है ना। कोशिकाएं हैं, ये आकृति एवं माप के आधार पे भी अलग अलग प्राणी में अलग अलग प्रकार से होती है, ये आकार भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आकृति एवं माप यानी शेप एंड साइज की बात करेंगे, तो जीवों में विभिन्न आकृतियां पाई जाती हैं, भी जीव हैं, इन जीवों में विभिन्न आकृति क्या होंगी, सेल्स होती है वो पाई जाती है। ये प्राणी के आकार, ठीक है, पुस्तक के स्वरूप अथवा संपादित किए जाने वाले कार्य के अनुरूप वृत्ताकार यानी कि गोलाकार, घनाकार, है ना, ताराकार, स्तंभी, आयताकार, त्रिभुजाकार, चपटी, बहुभुजाकार और अनियमित भी हो सकती है, ठीक है। अमीबा व डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं अपनी आकार आकृति बदलती रहती, देखो एक अमीबा हो गया और एक जो हमारे डब्ल्यूबीसी जिसको कहते हैं श्वेत रुधिर, ये जो श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती है ये, और जो अमीबा होगा ये अपने कोश सेल्स के आकार को इनका आकार निश्चित नहीं होता, बाकी जितने भी जीव होंगे उनका जो आकार होता वो निश्चित होता है, ये जो है सो है, भले वो नए से पुराने बने,
है ना, एक विभाजन करके भले ही नए का निर्माण होगा, लेकिन जिनका वो जो आकार है वो आकार है। लेकिन डब्ल्यूबीसी में जब एक डब्ल्यूबीसी मर के दूसरे डब्ल्यूबीसी का निर्माण होगा, तो ऐसा नहीं कि जो पहले डब्ल्यूबीसी उसी सेल्स के आकार का ये भी। अमीबा है, जब अमीबा विखंडन के द्वारा नए अमीबा का निर्माण करेगा, तो ये जरूरी नहीं है कि जो अमीबा बना है ये अपने जो उसकी मातृ सेल्स है उसी की कोशिका के रूप में। ठीक, तो ये हमारी कोशिकाएं होती है। देखो ये क्या है, लाल रुधिर कोशिकाएं जो कैसी होती है, वह द्वि अवतली। तो हमारी आरबीसी की जो कोशिकाएं होती है कैसी होती है, गोल। गोल होने के साथ साथ द्वि ये श्वेत रुधिर कोशिकाएं और अमीबाकृति। और ये जो श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती है, ये जैसे हमारा अमीबा होता है तो अमीबा के आकार। ठीक, स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं लंबे व सक्रिय। तंत्रिका कोशिका शाखित व लंबी। ये भी सेल्स है ना, ये भी सेल्स है, लेकिन आपको कैसी दिख रही है, लंबी शाखित ब्रांचेस लाइक दिख रही है। एक वाहिनिका दीर्घाकृत। ठीक, और ये क्या है, मध्यवर्ती कोशिकाएं जो क्या होती हैं, ये कोशिकाएं भी जो आकार और साइज में भी क्या होती है, ठीक है। ठीक है, अब कोशिका की जो माप होती है, माप में भी बहुत ज्यादा भिन्नताएं पाई जाती। जैसे अगर हम सबसे बड़ी कोशिका के एक नंबर में पूछा जाता है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे को जाना जाता है। एक नंबर में पूछा जाता है सबसे बड़ी कोशिका किसकी है ना, शुतुरमुर्ग तो जानते हो, तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो क्या होगी, कवच सहित, है ना, उसके कवच सहित 15 सेंटीमीटर व कवच रहित होने पर 8 सेंटीमीटर का मापा गया। अगर उस अंडे में, है ना, वो जो शुतुरमुर्ग का अंडा है, जब उसका कवच होगा कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर लंबी, है ना। अब अगर उसके कवच को भी हम हटा दें तो 8 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है। इसीलिए पूरे जीव में, अब एक चाहे प्लांट हो एक चाहे जीव है, जीव जंतु, सबसे बड़ी सेल्स होती है तो शुतुरमुर्ग के अंडे। ठीक है, और औसतन कोशिकाएं, बाकी जितनी भी कोशिकाएं होंगी वो 0.5 माइक्रोन और ये, ठीक है, 20 पाई व्यास की होती है। ठीक, इससे ज्यादा नहीं होती। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिका होती है। इसके साथ साथ जो तंत्रिका कोशिका जो न्यूरॉन सेल्स होती है, ये भी सबसे लंबी कोशिका होती है। मानव देह में डब्ल्यूबीसी और माइक्रोन के एवं तंत्रिका कोशिकाएं लगभग मीटर लंबी पाई जाती है। ठीक, और मनुष्य की आरबीसी का जो व्यास होता है 7.0 माइक्रोमीटर। ठीक है, और जो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की। पूछा जाता है सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, क्या होगी, 7.3 माइक्रोमीटर लंबाई की होती। कौन, माइकोप्लाज्मा की। जबकि जीवाणुओं में 3 से 5 माइक्रोमीटर, जीवाणु में कितनी होगी, 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती, हमारे बैक्टीरिया वगैरह होते। ठीक, अब आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, ये जो सेल्स हैं, यानी ये जो कोशिकाएं हैं, इनकी आकृति अलग है, इनकी माप अलग है और इनकी साइज अलग है। अब आपको ये देखना है कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है ये कैसी होती है और इनके अंदर क्या क्या पाई जाती है। ठीक है, देखो, असमीप केंद्र की या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सरलतम प्रकार की कोशिकाएं हैं। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ये असमीप केंद्र की, यानी इनमें क्या होगा, न्यूक्लियाइड तो होगा, डीएनए तो होगा, लेकिन जो डीएनए होगा वो केंद्रक कला से घिरा नहीं होगा, यानी कि केंद्रक कला का अभाव। ठीक, माइकोप्लाज्मा को, जिन्हें सूक्ष्मतम अमाप की कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है, ये 0.1 से 0.25 माइक्रोमीटर माप की होती। ठीक, और जीवाणुओं में कोशिका का अमाप, ठीक है, 0.1 माइक्रोमीटर से 18, ठीक है, माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक, तो जीवाणुओं से अमाप का आकार काफी भिन्न होता है और जीवाणुओं के 4 मूल आकार की होती है। ये जो जीवाणु होते हैं चार चार मूल आकार के, दंडाकार, गोलाकार, कामाकार और सर्पिलाकार। ये जब आप सेल्स को देखोगे, कुछ बैसिलस प्रकार की होंगी, कुछ कोकस होंगी, विब्रियो होंगी और स्पाइरल होंगी, है ना। कुछ कोशिकाएं कैसी होंगी, ये सर्पिलाकार होंगी,
इस कोशिकाएं जो हम कामा लगाते हैं ना, जब हम लिखते हैं कामा लगाते हैं तो कामा आकार की होती है, कुछ ये गोलकार की होती है, और कुछ दंडाकार यानी कि जो हम कहते हैं छड़ाकार, छड़ नुमा, है ना, एकदम सीधी, क्या होंगी, छड़ाकार यानी कि सीधी होती है। ये कोशिकाओं की माप होती है, यानी आकार अलग अलग होते हैं। ठीक। अब आपके एग्जाम में प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम पूछते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या क्या है, और उस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट। ठीक है। ठीक है। देखो, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, सबसे पहले आप देखोगे इसके कई सारी लेयर होती है। ठीक है, एक लेयर ये होगी। ठीक। ओके। इस लेयर को हम कहते हैं सेल वॉल, यानी कि इसकी 3 लेयर, एक इसके अंदर की लेयर होगी। ठीक, ये लेयर आ गई। ठीक, ये 2 लेयर। अब 2 लेयर के बाद और भी इसके ऊपर होता है जो आपको आगे देख। ठीक। अब इसी अंदर, इसके, इस सेल्स के अंदर इसका क्या पाया जाता है, 2 चीजें। एक तो इसका प्लाज्मिड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड के साथ साथ असमिक केंद्र, यानी कि इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो अभाव होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इनका डीएनए होगा, है ना, जो इसका गुणसूत्र होगा, ये जो गुणसूत्र ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढके नहीं होंगे। ठीक। अब इसी में श्वसन के लिए, क्योंकि इनको भी तो श्वसन चाहिए, श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं, पाए जाते हैं लीजोसोम के साथ साथ इनमें क्या होंगे, राइबोसोम। ठीक है, जगह जगह क्या होंगे, राइबोसोम। किसका, राइबोसोम। राइबोसोम के साथ साथ सेल्स में क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, इनमें क्या होंगे, साइटोप्लाज्म। ठीक, तो क्या होंगे, साइटोप्लाज्म भी। क्योंकि कोई भी सेल्स है तो हर सेल्स का अपना क्या होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, कोई भी सेल्स है लेकिन एक सेल्स का क्या है, उसका अपना साइटोप्लाज्म जरूर होता है, और उसी साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट हो। ठीक। अब इसी में इसका एक फ्लैजला होगा। ठीक है, ये क्या है, इसका फ्लैजला है। इसी फ्लैजला के द्वारा ये क्या करेगा, मूवमेंट किसकी क्रिया, है ना, अब इसको चलना भी तो, अब एक जगह तो स्थिर रह नहीं सकता, तो इसके द्वारा इसमें क्या होगा, इसका जो मूवमेंट। ठीक, ये इसका फ्लैजला। अब इस फ्लैजला के साथ साथ छोटे छोटे और सीलिया लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये फ्लैजला हो गया, और फ्लैजला के साथ छोटे छोटे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं। ठीक, यहाँ से इसका क्या निकलेगा, ये सीलिया लाइक जो छोटे छोटे, ठीक, ये हो गया। अब इससे भी छोटा एक और संरचना होती है। ठीक है, इससे भी छोटी क्या होगी, संरचना होगी, जो यहाँ पे होती है। ठीक है, सारे में होगी। एक सबसे बड़ी, एक सीलिया लाइक, जैसे कि इसमें आप देखते हो पैरामीशियम में। ठीक है, पैरामीशियम में ऐसे ही छोटे छोटे क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। कि छोटे छोटे क्या होते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। अब ये सीलिया पाए जाने के साथ साथ इन्हीं पे इनका होता है स्लाइम लेयर। क्या होता है, स्लाइम लेयर। ठीक है, क्या होगा, स्लाइम लेयर। तो अगर पहले आप एक एक का नाम करोगे, देखो, ये इसका क्या है, फ्लैजिला है। ठीक है, फ्लैजिला हो गया, है ना। ये जो पिंक वाली है, इसको हम कहते हैं पिलाई। क्या बोलते हैं, पिलाई कहते हैं। ठीक। ये जो ग्रीन वाली लेयर है, इस लेयर को हम कहते हैं सेल वॉल। हिंदी में आप बोलते हैं कोशिका भित्ति।
क्या बोलते हो? कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति की बात, ठीक, कोशिका भित्ति हो गया। इस कोशिका भित्ति के बाद आता है कोशिका झिल्ली। ठीक है, जिसको हम जो द्रव्य झिल्ली भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली। क्या होगा? कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली को आप इंग्लिश में इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, या इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, अब ये जो बीच में इसका क्या है? डीएनए। ठीक है, बीच में क्या है? डीएनए। ये है 70s राइबोसोम, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं? 70s राइबोसोम। बाकी अगर 80s प्रोकैरियोटिक कोशिका आप देखोगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70s और 80s राइबोसोम दोनों, लेकिन इनमें क्या होगा? सिर्फ 70s राइबोसोम। ठीक, ये जो ग्रीन वाली संरचना है, इसको कहते हैं मीजोसोम। ये मीजोसोम क्यों है? इसमें श्वसन के लिए, क्योंकि इनमें और भी कोई श्वसन अंग नहीं होते, इसीलिए मीजोसोम के द्वारा क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। क्या है? प्लाज्मिड, है ना? क्या है इसका? ये प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बाद ये जो उसका साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य के बाद इन्हीं में इनका ये जो स्लाइम लेयर होता है, ये जगह जगह इसका क्या होगा? पूरा एकदम इसका स्लाइम लेयर होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर। ठीक है, क्या हो जाएगी? स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? आपकी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको क्या क्या दिख रहा है? पहले इसकी 3 लेयर है। 3 लेयर में क्या है? एक सेल वॉल है। ठीक, एक क्या है? या तो सेल वॉल भी बोल सकते हैं, या तो सॉरी, या तो हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, इसके बाद ये सबसे जो रेड रेड है, ये क्या है? इसकी स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर के बाद अंदर आप क्या देख रहे हो? कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के बाद इनके अंदर क्या है? 70s राइबोसोम है। यहाँ पे ये मीजोसोम पाया जा रहा है। मीजोसोम क्यों है? क्योंकि ये क्या करेगा? क्या करेगा? इस श्वसन करने के लिए, क्योंकि इसके पास तो और कोई विशेष अंग है नहीं, ये श्वसन की क्रिया करेगा। तो ये मीजोसोम किस लिए है? श्वसन करने के लिए। ये बीच में प्लाज्मिड है, क्योंकि इसमें दो चीजें होती है, इसमें प्लाज्मिड भी होता है, डीएनए भी होता है। अब ये जो डीएनए है, इस डीएनए में इसका गुणसूत्र है, लेकिन इसका जो डीएनए है, ये कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये ढका हुआ नहीं है। ये क्या है? इसमें डीएनए जो है नग्न डीएनए। कैसा है? नग्न। ठीक है, ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब इसमें आपको लिखा भी हुआ है कि असीम, ठीक है, असीम एवं केंद्रीय कोशिकाएं जीवाणु एवं नीली हरे शैवाल, ठीक है, नीले हरे शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है। ये जो असीम केंद्र की कोशिकाएं होती हैं, ये किसमें पाई जाती है? जीवाणु एवं नीली हरे शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है। इन कोशिकाओं का अमाप जो होता है, वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अपेक्षा छोटा होता है। जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती है, इनकी अपेक्षा ये क्या होती है? छोटी होती है। ठीक, और इन कोशिकाओं का, ठीक है, और इनका संगठन एवं संरचना भी सरल तथा प्राथमिक प्रकार का होता है। अब इनका जो संगठन होगा और इनकी जो संरचना होगा, ये भी क्या होगा? प्राथमिक प्रकार का होता है। इसके साथ साथ इनमें सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता, जो कि आपने भी देखा, डीएनए तो है लेकिन केंद्रक नहीं। केंद्रक झिल्ली युक्त नहीं पाया जाता। केंद्रक जो होगा वो झिल्ली युक्त नहीं होगा। इन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंडक यानी माइट्रोकांडिया, गाल्जी काय, लाइसोसोम, अंतःप्रदेश जालिका, तारक का आदि नहीं पाए जाते। ठीक है, राइबोसोम और म्यूजोसोम आदि पाए जाते हैं, और इनके केंद्रक पदार्थ को न्यूक्लियोइड कहते हैं, जिसमें डीएनए एवं आरएनए रेखीय प्रकार के पाए जाते हैं। और कुछ जीवाणु कोशिकाओं में उपरोक्त रचनाओं के अतिरिक्त कसाब, पिलाई या फिम्बरी, ठीक है, तथा हरित लवक भी पाए जाते हैं।
अब यहाँ पे आप देखोगे ये डायग्राम जो है, ये जो छोटी छोटी संरचना है, इसको हम क्या कहते हैं, फिम्बरी। क्या है ये, फिम्बरी है, फिम्बरी। ठीक है, इस फिम्बरी को हम हिंदी में कहते हैं झीलरी, है ना, क्या है, झीलरी। क्योंकि ये फिम्बरी के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, और कैसे हैं, छोटे छोटे हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के साथ साथ कैसे हैं ये, छोटे छोटे। और ये क्या, जो पिलाई है ये क्या है, बड़ी है। तो ये कभी कभी आपके एग्जाम में प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम पूछता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम बनाओ ना। तो ये आपको डायग्राम बनाना। अगर इसका सचित्र वर्णन पूछे, मतलब पूरा लिखने के लिए पूछेगा, तो एक एक का जो वर्क होता है उस वर्क को आपको लिखने। ठीक है, ओके। तो ये होती है हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो इससे बहुत ज्यादा आपके नहीं पूछे जाते एग्जाम में। बस या तो पूछा जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम बनाओ, तो ये आपको डायग्राम बना देना होगा। या पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम बनाने के साथ लिखना होगा, तो आप साथ में लिख देना, वैसे साथ लिखने के लिए नहीं आता। और एक चीज होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ठीक, तो अंतर आपने देख लिया, अंतर अच्छे से आपको तैयार कर लेना। अब जितना अंतर मैं आपको बताई हूँ, जरूरी नहीं कि सारे अंतर आपको याद करने या लिखने। लगभग अगर 5 नंबर में पूछेगा तो लगभग 7, ज्यादा 7 से 8 अंतर लिख दोगे, बहुत। कि 7 से 8 अंतर लिख दो, वो लिख दोगे वो बहुत है। और 2 से 3 नंबर में पूछेगा तो लगभग 3 से 4 अंतर या 5 अंतर, बस, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखने। ये और भी क्वेश्चन पे आपको ध्यान देने। ठीक है, ओके। तो आगे की जो क्लास होगी, ये हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक खत्म। अब हम देखेंगे जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका है ये कितने प्रकार की है, जिसमें हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका को देखें। पादप कोशिका किसमें है, जंतु कोशिका क्या है, और पादप कोशिका में क्या पाया जाता है और जंतु कोशिका में क्या पाया। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।